हेलो एवरीवन, माय नेम इज संदीप सिंह एंड आई एम बैक अगेन विद अ न्यू टॉपिक। और सर आज का टॉपिक है, डू यू हैव एनी डाउट इन जीएसटी। क्योंकि सर जीएसटी 30 जुलाई मिडनाइट से पार्लियामेंट हॉल में घंटा बजा के जीएसटी का अनाउंसमेंट किया जाएगा और जब आप सुबह उठेंगे तो 1 जुलाई से पूरी कंट्री में जीएसटी लागू हो चुका होगा। बट अभी भी कई सारे ऐसे डाउट्स हैं ट्रेडर्स के, कंज्यूमर्स के, जिनको जीएसटी काउंसिल के द्वारा शायद प्रॉपर एड्रेस नहीं करा गया, उनकी शायद तैयारी ठीक नहीं थी कि वो अभी तक करेक्ट इन्फॉर्मेशन लोगों तक नहीं पहुंची है, काफ़ी रूमर्स भी है। तो आपके जो भी डाउट्स हैं उसके बारे में आज हम बात करेंगे। कई सारे हमने डाउट्स आपके लिए हैं जो आपने कमेंट बॉक्स में करे थे, उनके बेसिस पे हमने आज ये वीडियो बनाई है। अगर आपके और भी कुछ डाउट हैं जो शायद इस वीडियो में ना कवर हो पाए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सर ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी YouTube फैमिली का हिस्सा बन जाइए। इसमें आपको इनकम टैक्स, टैली अकाउंटिंग और जीएसटी से रिलेटेड कई सारी वीडियोस मिलती रहेंगी। सो स्टे कनेक्टेड। तो सर सबसे पहला जो क्वेश्चन हम ले रहे हैं, अ टैक्सेबल पर्सनस बिजनेस इज इन मैनी स्टेट। कोई एक टैक्सेबल पर्सन है, उसका बिजनेस कई सारी स्टेट्स में, सपोज दिल्ली में है, पंजाब में है, मुंबई में है। अब उसका जो टैक्सेबल सप्लाईज है वो 10 लाख रुपए से कम है क्या, और वो इंटर स्टेट सप्लाई करता है, यानी कि सपोज दिल्ली से सामान भोपाल भेजता है, यानी कि दिल्ली से मध्य प्रदेश या किसी और स्टेट, सपोज जयपुर में भेजता है, राजस्थान में भेजता है, तो क्या उस केस में रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है? तो सर सबसे पहली बात कि जो लिमिट है ना टर्नओवर की, वो है 20 लाख रुपीज़। अभी 20 लाख रुपीज़ की जो लिमिट है कैसे कैलकुलेट होगी? आपका ऑल इंडिया का जो टर्नओवर होगा, यानी कि सपोज आपका बिजनेस दिल्ली में भी है, पंजाब में भी है, मुंबई में भी है, तो पूरा ओवरऑल आपका जितनी भी स्टेट्स में बिजनेस है, अगर आपका ऑल इंडिया टर्नओवर 20 लाख रुपीज़ से ज़्यादा हो जाता है तो आपके लिए रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है। लेकिन सर अगर आप आते हैं स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में, अब ये स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हैं कुल मिला के 11, और ये कौन सी स्टेट्स हैं? हिली एरियाज में जो स्टेट्स हैं, फॉर एग्जांपल उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, JNK, नॉर्थ ईस्ट की कुछ स्टेट्स हैं। तो कुल मिला के 11 स्पेशल स्टेट्स हैं जहां पर ये टर्नओवर की लिमिट 10 लाख रुपीज़ है। अगर आपका ऑल इंडिया टर्नओवर 10 लाख रुपीज़ से ज़्यादा है तो फिर आपके लिए जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है और आपको जीएसटी देना होगा। बट सर अगर आप करते हैं इंटर स्टेट सप्लाई तो फिर उसमें लिमिट एप्लीकेबल नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अगर आपका टर्नओवर 10 लाख रुपीज़ से कम है, सपोज 8 लाख रुपीज़ है, लेकिन 8 लाख रुपीज़ टर्नओवर होने के बावजूद भी अगर आप इंटर स्टेट सप्लाई करते हैं, यानी कि सपोज आप दिल्ली से सामान भेजते हैं जयपुर, दिल्ली से राजस्थान में सामान जा रहा है, यानी कि आप वहाँ पर डील कर रहे हैं, तो सर इंटर स्टेट सप्लाई में आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है, चाहे आपका टर्नओवर लिमिट से कम क्यों ना हो। सो आई थिंक ये क्लियर होगा। और एग्रीगेट टर्नओवर का मतलब क्या है सर? जो भी आप सेल कर रहे हैं, अगर आप इनवर्ड सप्लाई जो आप परचेज कर रहे हैं उसको टर्नओवर में इंक्लूड नहीं करा जाएगा, जिसके ऊपर आप रिवर्स चार्ज दे रहे हैं वो टर्नओवर में इंक्लूड नहीं करा जाएगा। सो आई होप ये डाउट आपका क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 2, अ शॉप सेल्स टैक्सेबल एंड एग्जेम्प्ट प्रोडक्ट, यानी कि वो टैक्सेबल प्रोडक्ट भी बेच रही है और एग्जेम्प्ट प्रोडक्ट भी दूसरे बिजनेस को बेच रही है टू द सेम पर्सन। अगर वो पर्सन सेम है तो इट इज रिक्वायर्ड टू इश्यू टैक्स इनवॉइस एंड बिल ऑफ सप्लाई सेपरेटली, यानी कि आपको क्या टैक्स ऑफ इनवॉइस अलग से इश्यू करना है, बिल ऑफ सप्लाई अलग से इश्यू करना है, क्योंकि सर आप जानते हैं एग्जेम्प्ट सप्लाई है तो उस पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर आप 100% एग्जेम्प्ट आइटम बेचते हैं, सपोज कोई कस्टमर आया या कोई बिजनेस आपसे डील कर रहा है, आप उसको सिर्फ एग्जेम्प्ट आइटम दे रहे हैं, तो उसके लिए उस केस में तो आप टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर सकते, क्योंकि एग्जेम्प्ट प्रोडक्ट्स में जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता है। और आप टैक्सेबल प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो उस केस में आपको टैक्स इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। बट सर अगर आप दोनों बेच रहे हैं सेम पर्सन को, तो क्या आपको टैक्स इनवॉइस अलग से इशू करना पड़ेगा, बिल ऑफ इनवॉइस अलग से इशू करना पड़ेगा? तो सर इसका सिंपल सा प्रोसीजर ये है कि आपको सिर्फ एक टैक्स इनवॉइस इशू करना है फॉर द टैक्सेबल इनवॉइस एंड ऑल्सो डिक्लेयर, और उसी में आप एग्जेम्प्टेड सप्लाई भी डिक्लेयर कर सकते हैं, यानी कि आपको अलग अलग इनवॉइस इशू करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, Should we issue self-invoice for GST liability discharge on reverse charge mechanism? जैसे कि आप जानते हैं रिवर्स चार्ज
एप्लीकेबल होगा गुड्स में भी, सर्विसेज में तो पहले से ही होता था। तो फॉर एग्जांपल अगर आप अनरजिस्टर्ड डीलर से कुछ सामान खरीदते हैं तो उसमें आपको पता है कि रिवर्स चार्ज अप्लाई होगा। अगर आपको रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के बारे में पूरी जानकारी नहीं है तो उसके लिए मैंने वीडियो बनाई है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, उस वीडियो को ज़रूर देखिए जिससे आपका रिवर्स चार्ज से रिलेटेड कई सारे डाउट्स ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगे। तो सर आपको सेल्फ इनवॉइस इशू करना पड़ेगा क्योंकि अनरजिस्टर्ड डीलर तो आपको इनवॉइस इशू नहीं करेगा। तो आप खुद के नाम पे इनवॉइस इशू करेंगे और उस पर आप रिवर्स चार्ज पे करेंगे और उस रिवर्स चार्ज को आप जो आपने पे किया है उसको आप बाद में इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल कर सकते हैं। So, for reverse charge liability, tax invoice has to be issued on self. Do registered dealer have to upload sale details of unregistered dealer? अगर आप एक रजिस्टर्ड डीलर है, आपने किसी अनरजिस्टर्ड डीलर से डील करा, बहुत सारे हम सामान खरीदते हैं 10,000 का, 15,000 का, 20,000 का या लाखों का आपने सामान खरीदा, तो क्या सारी डिटेल्स देनी जरूरी है? तो सर सिंपल सा आंसर ये है कि जनरली नहीं, लेकिन अगर आप इंटर स्टेट सप्लाई करते हैं और इनवॉइस की वैल्यू 2.5 लाख रुपीज से ज़्यादा है, यानी कि अगर आप दूसरी स्टेट से डील करते हैं अनरजिस्टर्ड डीलर से जो दूसरी स्टेट में है और इनवॉइस की वैल्यू 2.5 लाख रुपीज से ज़्यादा की है तो फिर आपको डिटेल देनी ज़रूरी है। Under supply from unregistered dealer, the purchaser have to pay GST on reverse charge. So whether stipend paid to intern, suppose आपने कोई इंटर्न रखा है, इंटर्न हमारा एम्प्लॉय नहीं होता है, तो आपने कोई इंटर्न रखा है, तो क्या उस केस में भी रिवर्स चार्ज अप्लाई होगा कि आप इंटर्न की सर्विस ले रहे हैं आपको और आप उसको स्टाइपेंड दे रहे हैं, तो उस स्टाइपेंड में भी क्या आप GST इंक्लूड करेंगे? तो सर स्टाइपेंड पेड टू इंटर्न GST के अकॉर्डिंग वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय ट्रांजैक्शन में आएगा, इसलिए उसमें GST एप्लीकेबल नहीं होगा। अब ट्रांजिशन क्रेडिट कैसे अवेल करें? जब आप अपने 30 जून को जो आपका स्टॉक होगा फिर 1 जुलाई को वो बन जाएगा आपका GST के दायरे में आ जाएगा, तो उसके बीच जो क्रेडिट होगा उसका वो आप कैसे अवेल कर सकते हैं? सर अगर आपने 30 जून तक आपका जो स्टॉक है, अगर 30 जून तक का जो स्टॉक है उसमें आपने ऑलरेडी इनपुट टैक्स पे किया हुआ है तो आपको फॉर्म फिल करना है GST ट्रेन 1 जिसके अंदर आप अपनी स्टॉक की डिटेल्स देंगे और अप टू 30 सितंबर तक आप वो फॉर्म फाइल कर सकते हैं जिसमें आप अपना जो भी आपका करंट स्टॉक है वो जो आप GST में उसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो उसमें अगर आपने ऑलरेडी इनपुट टैक्स दिया हुआ है तो उसका आपको क्रेडिट मिल जाएगा। What will be the impact of closing stock? सर जो आपका क्लोजिंग स्टॉक है 30 जून का, तो उस क्लोजिंग स्टॉक का आप क्रेडिट ले सकते हैं, बट क्रेडिट कैसे लेंगे? अगर आपने वैट डिपार्टमेंट में आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं तो सर वैट रिटर्न जो आपने फाइल करे होंगी 30 जून फॉर द पीरियड एंडिंग 30 जून, तो उस वैट रिटर्न में जो आपका आउटस्टैंडिंग क्रेडिट दिखाएगा तो उस क्रेडिट को आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं GST में। प्लीज़ टेल, हाँ ये एक हमारे व्यूअर ने कमेंट में पूछा था कि उनका जो रेंटल इनकम है वो एक्चुअली 10 लाख रुपीस थी और उनका अदर बिजनेस भी था। सो क्या इस केस पे भी GST एप्लीकेबल होगा? तो सर सिंपल सा आंसर ये है कि GST तब लगेगा जब आपका एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख रुपीस से ज़्यादा है। अगर आपके बिजनेस की इनकम, रेंटल इनकम जो कमर्शियल आपने रेंट पर दिया है, अगर ये टोटल सब मिला के 20 लाख रुपीस से ज़्यादा है तो फिर आपको GST में रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है और उसमें GST लगेगा। क्वेश्चन नंबर 9, इज इट करेक्ट that person dealing exclusively in nil rated और exempt good? अगर आप 100%, ध्यान रहे मैं बात कर रहा हूँ 100%, अगर आप 100% जीरो रेटेड या एग्जेम्प्ट गुड्स में डील करते हैं, जीरो रेटेड क्या हो गए सर? जैसे कि जिन पे 0% टैक्स है, जैसे मोस्टली फूड आइटम्स है, तो क्या वहाँ पर अगर आपका टर्नओवर 20 लाख रुपये से ज़्यादा हो जाता है तो क्या तब भी रजिस्ट्रेशन लेना है? तो सर नहीं लेना है। अगर आप 100% एग्जेम्प्ट सप्लाई कर रहे हैं तो फिर आपको रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है, उसमें चाहे आपका टर्नओवर जितना मर्जी हो। बट सर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ 100% की। अब अगर आप सपोज एग्जेम्प्ट आइटम तो बेच रहे हैं, साथ में टैक्सेबल आइटम भी बेच रहे हैं, तो फिर वहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी होगा अगर आपका टर्नओवर 20 लाख रुपीस से ज़्यादा हो जाता है। अब उस केस में जो 20 लाख रुपीस का जो लिमिट है उसको कैलकुलेट करने के लिए एग्जेम्प्ट सप्लाईज को भी हम इंक्लूड करेंगे अगर आपका टोटल टर्नओवर 20 लाख रुपीस से ज़्यादा हो जाता है। बट
अगर इस केस में जब आप 100% एग्जेम्प्ट सप्लाई कर रहे हैं तो चाहे टर्नओवर जितना मर्जी हो, फिर आपको रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी। क्वेश्चन नंबर 10, अगर आप 20 लाख रुपीस से आपकी लिमिट कम है लेकिन आप फिर भी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं तो क्या आपको टैक्स देना होगा? अगर आप फर्स्ट सप्लाई करते हैं, आपका लिमिट 20 लाख रुपीस से कम है लेकिन आपने अपनी मर्जी से रजिस्ट्रेशन करा लिया, अब 1 जुलाई के बाद क्या आपको टैक्स देना होगा? तो सर बिल्कुल देना होगा, क्योंकि अगर आप जब जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं, चाहे आपकी लिमिट 20 लाख से कम क्यों ना हो, तो आपको नॉर्मल टैक्सेबल पर्सन माना जाता है, आपको कोई स्पेशल इसमें छूट नहीं मिलेगी। Whether a separate GSTIN would be allotted to a registered person for deducting TDS, अगर कोई GSTIN होल्डर है यानी कि जिसका जीएसटी में रजिस्ट्रेशन है, उसके पास पैन और टेन ऑलरेडी है और वो TDS डिडक्ट करना चाहता है, तो उस केस में क्या उसको एक सेपरेट रजिस्ट्रेशन कराना होगा? तो सर बिल्कुल कराना होगा। टैक्स डिडक्टर के लिए आपको सेपरेट रजिस्ट्रेशन कराना होगा, उसके लिए एक अलग से रिटर्न भी फाइल करनी होगी, जिसके बारे में भी हमने उसके लिए भी एक अलग वीडियो बनाई है, टाइप्स ऑफ जीएसटी रिटर्न्स, इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उसको भी आप जरूर देख लें। इज सेपरेट रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड फॉर ट्रेडिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग बाय द सेम एंटिटी इन वन स्टेट? अगर सपोज दिल्ली में एक बिजनेस है जो ट्रेडिंग भी करता है और मैन्युफैक्चरिंग भी करता है, तो क्या ट्रेडिंग के लिए और मैन्युफैक्चरिंग के लिए अलग अलग रजिस्ट्रेशन लेना होगा? तो सर ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप सिंगल रजिस्ट्रेशन आपने लिया है तो उसमें आप ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सपोज आई एम इन कंपोजिशन स्कीम इन जीएसटी, इफ आई परचेज गुड्स फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन से मैं गुड्स परचेज करूंगा तो देन जीएसटी विल बी पेड टू गवर्नमेंट बाय मी और नॉट? तो यानी कि उस इनका इनडायरेक्टली क्वेश्चन ये है कि इस केस में रिवर्स चार्ज अप्लाई होगा कि नहीं होगा? तो सर बिल्कुल होगा अगर आप कंपोजिशन स्कीम है, बट अगर आप अनरजिस्टर्ड डीलर से डील करते हैं या कुछ ऐसी सर्विस या ऐसे गुड्स में डील करते हैं जहां पर रिवर्स चार्ज अप्लाई होता है, जो जीएसटी काउंसिल लिस्ट रिलीज करेगी, तो सर उस केस में आपको कंपोजिशन स्कीम का बेनिफिट नहीं मिलेगा। उस केस में आप एज अ नॉर्मल टैक्स पेयर रिवर्स चार्ज पे करेंगे। इस एसजीएसटी ऑफ राजस्थान, अगर एसजीएसटी का फुल फॉर्म है स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, अगर राजस्थान का एसजीएसटी का आपका क्रेडिट है, इस एसजीएसटी ऑफ राजस्थान चार्ज बाय सप्लायर ऑन परचेज फ्रॉम राजस्थान, क्या उसका यूटिलाइजेशन किया जा सकता है मध्य प्रदेश में पेमेंट करने के लिए एसजीएसटी का? तो सर ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो आप एसजीएसटी का आपका क्रेडिट होगा या आउटस्टैंडिंग होगा, वो आपका उसी स्टेट में आप उसको आउटपुट टैक्स लायबिलिटी को पूरा करने के लिए यूज कर सकते हैं, यानी कि एक स्टेट का एसजीएसटी दूसरी स्टेट की एसजीएसटी से सेट ऑफ नहीं हो सकता। Should we discharge GST liability for all reverse charge having small amount of transaction? जैसे कि हम सब जानते हैं कि अनरजिस्टर्ड डीलर से हम चाहे कोई भी गुड्स खरीदें या कोई भी सर्विस खरीदें, तो उस केस में रिवर्स चार्ज अप्लाई होगा। यूट्यूब में भी कुछ चैनल्स ने वीडियो बनाई है जिसमें उन्होंने कहा कि चाहे आप छोटी से छोटी चीज़ भी क्यों ना खरीदें, स्मॉलेस्ट एक्सपेंस भी क्यों ना करें अपने ऑफिस के लिए, चाहे 100 रुपये की स्टेशनरी क्यों ना लेके आए, उस पर रिवर्स चार्ज अप्लाई होगा। तो सर ऐसा मैं आपको बता दूं बिल्कुल नहीं होने वाला है। जीएसटी काउंसिल ने स्पेशली मेंशन किया है कि अगर आप 5000 रुपीज़ तक का सामान पर डे अनरजिस्टर्ड डीलर से खरीदते हैं तो फिर आपके ऊपर रिवर्स चार्ज अप्लाई नहीं होगा। लेकिन अगर आप 5000 रुपये से ज़्यादा का सामान अनरजिस्टर्ड डीलर से परचेज करेंगे तो फिर आपको पूरे महीने का एक कंसोलिडेटेड बिल खुद जनरेट करना पड़ेगा, अपने नाम पे टैक्स इनवॉइस जनरेट करना पड़ेगा और फिर आपको रिवर्स चार्ज पे करना होगा, आपकी लायबिलिटी बन जाएगी। बट अगर आप 100 रुपये का स्टेशनरी खरीदते हैं, 20 रुपये की चाय खरीदते हैं, आपने अपने ऑफिस के लिए कुछ स्नैक्स मंगा लिए 5000 रुपये से कम के, तो फिर सर उस केस में रिवर्स चार्ज अप्लाई नहीं होगा, उस केस में आपको रिवर्स चार्ज देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर वो लिमिट 5000 रुपये से ज़्यादा है तो हाँ, फिर रिवर्स चार्ज जरूर अप्लाई होगा। What is the treatment of promotional item given free to end consumers by companies? अगर कोई कंपनी प्रमोशन के पर्पस के लिए काफ़ी सारे गुड्स या कुछ सर्विस फ्री प्रोवाइड करती हैं कंज्यूमर्स को, तो उस केस में क्या होगा? तो सर उस केस में जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि जीएसटी तभी एप्लीकेबल होगा जब आप कंसिडरेशन रिसीव कर रहे हैं, जो भी आप सप्लाई कर रहे हैं उसके बदले में अगर आपने कुछ कंसिडरेशन रिसीव करी है तो आपको जीएसटी पे करना है। लेकिन अगर आपने खुद ही कंसिडरेशन रिसीव नहीं करी, फ्री में दे दिया है, तो फिर आप पर जीएसटी देने की ज़रूरत नहीं है।
वेदर स्लम सेल विल अट्रैक्ट जीएसटी। सर स्लम सेल का मतलब ये होता है कि अगर आपका कोई सपोज बिजनेस है, उसमें कुछ अगर आप बिजनेस को सोल्ड कर रहे हैं, उसमें आपके कुछ इंडिविजुअल एसेट्स की अलग से वैल्यू नहीं करी जाएगी। फॉर एग्जांपल आपके पास प्लांट मशीनरी है, आपके पास फर्नीचर है, व्हीकल्स है, बिल्डिंग है, तो इंडिविजुअल वैल्यू ना करके आपने ओवरऑल एक लमसम अमाउंट पे अपने बिजनेस को सेल कर दिया, तो उस अमाउंट का क्या ट्रीटमेंट होगा सर? उस पर जीएसटी लगेगा जैसे एक नॉर्मल सप्लाई पर लगता है। अब एक डाउट, बहुत बड़ा डाउट है जिसको मैं लेने जा रहा हूँ, क्या अनरजिस्टर्ड डीलर को जब भी हम कोई सामान बेचें, जब कोई रजिस्टर्ड डीलर किसी अनरजिस्टर्ड डीलर को कोई गुड सेल करे, तो क्या उस टाइम पे अनरजिस्टर्ड डीलर का आधार या पैन लेना कंपलसरी है? तो सर मैं आपको बता दूं, ऐसा बिल्कुल भी कंपलसरी नहीं है। देयर इज नो रिक्वायरमेंट टू टेक आधार और पैन डिटेल्स ऑफ द कस्टमर अंडर द जीएसटी एक्ट। तो पैन और आधार लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ना आपको उसको रिकॉर्ड रखने की ज़रूरत है। इफ़ आई एम नॉट एन एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर एंड आई विश टू न्यूली रजिस्टर अंडर जीएसटी, तो सर आप रजिस्टर कर सकते हैं। 25 जून से न्यू रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट हो चुके हैं। आप जीएसटी के पोर्टल पर gst.gov.in पर जाएं और अपना न्यू रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। आई डोंट नो माई वार्ड सर्कल सेक्टर नंबर, व्हाट टू डू। सर अगर आपको अपना वार्ड सर्कल नंबर सेक्टर नंबर नहीं पता है, तो आप जिस स्टेट में हैं उस स्टेट के सेल्स टैक्स की वेबसाइट में आप जा सकते हैं, किसी जीएसटी प्रैक्टिशनर से कंसल्ट कर सकते हैं या अपने ज्यूरिसडिक्शनल ऑफिसर को कांटेक्ट कर सकते हैं और ये सब चीज़ें जान सकते हैं। अगर आप कितने डिटेल्स, कितने पार्टनर, कितने प्रमोटर या कितने डायरेक्टर की डिटेल आप डाल सकते हैं? सर अप टू मैक्सिमम आप 10 प्रमोटर या पार्टनर या डायरेक्टर की डिटेल डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप हैं प्रोप्राइटर तो सिर्फ एक ही ओनर की आप डिटेल डाल सकते हैं। इज इट मैंडेटरी टू प्रोवाइड HSN और SAC कोड्स? HSN कोड अप्लाई होते हैं गुड्स के लिए, SAC कोड्स अप्लाई होते हैं सर्विसेज के लिए। अब ये जो कोड्स हैं ये बहुत ही इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे बेस्ड हैं, तो जनरली इनको थोड़ा सर्च करना मुश्किल होता है। बट सर आपको एटलीस्ट 1 HSN या SAC कोड प्रोवाइड करना ज़रूरी है, और मैक्सिमम आप 5 गुड्स या 5 सर्विसेज को स्पेसिफाई कर सकते हैं थ्रू HSN या SAC कोड्स। बट सर इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपने 5 गुड्स के लिए 5 गुड्स स्पेसिफाई कर रहे हैं तो 5 से ज़्यादा गुड्स में डील नहीं कर सकते। आप जितने मर्जी गुड्स में चाहें डील कर सकते हैं, आपको अलग से रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत नहीं होगी। यानी कि अगर अंडर अ सिंगल रजिस्ट्रेशन आप जितने मर्जी गुड्स या जितने मर्जी सर्विसेज में डील कर सकते हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं है। इज इट मैंडेटरी फॉर ई कॉमर्स ऑपरेटर टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन? सर क्या ई कॉमर्स ऑपरेटर, अब ई कॉमर्स ऑपरेटर का मतलब ये है जो ई कॉमर्स के थ्रू ऑपरेट करते हैं, जिन्होंने एक अपना पोर्टल बना रखा है, क्या उनके लिए रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है? तो सर इसका आंसर है बिल्कुल कंपलसरी है, और आपके लिए वो लिमिट जो है 20 लाख रुपीज़ की वो एप्लीकेबल नहीं होगी। यानी कि अगर आप ई कॉमर्स ऑपरेटर हैं, चाहे आपका टर्नओवर जितना मर्जी हो, चाहे 5 लाख हो, चाहे 10 लाख, चाहे 20 या 50 लाख, जितना मर्जी हो, आपको रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है। ई कॉमर्स ऑपरेटर के लिए अलग से रिटर्न भी फाइल करनी ज़रूरी है। तो ई कॉमर्स ऑपरेटर चाहे कोई भी हो, उसके लिए रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। अगर अभी भी आपके पास कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, या आप कुछ सजेशन देना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और हमारी कोशिश रहेगी कि आपका रिप्लाई जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हो, और ज़्यादा से ज़्यादा रिप्लाई करने की कोशिश रहेगी। सो इसी तरह वीडियो देखते रहें और सीखते रहें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप चाहें तो इसको शेयर भी कर सकते हैं अगर किसी और का फ़ायदा हो सकता है तो।